एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस बनता है फॉर द इक्विलिब्रियम चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दिस प्रिंसिपल इज यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जब भी कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है टू अ सिस्टम, एक रिएक्शन जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि इफ एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द सिस्टम चेंजेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सो एज टू काउंटरएक्ट द अप्लाइड स्ट्रेस। अब इस डेफिनेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं अगर मेरे पास एक कोई सिस्टम है, इसको मैं एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा एक बैलेंस है जिसमें मेरे पास मैंने कुछ रिएक्टेंट्स रखे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मेरे कुछ रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है और यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है, इसको हम लोग ए बी और सी करके देख लेते हैं। इसको हम लोग और इजीली ऐसे कर सकते हैं। ये है मेरे रिएक्टेंट्स एक साइड और यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट बना है सी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेस अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पर कोई एक स्ट्रेस अप्लाई किया है, ये है मेरा स्ट्रेस। तो अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगी तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, जो मेरा बैलेंस है रिएक्शन का वो मेरा बिगड़ जाएगा। जो मेरा बैलेंस है वो कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर सी वाली साइड जो है, मेरा जो प्रोडक्ट वाला जो साइड है वो मेरा ज्यादा भारी हो जाएगा और मेरे जो रिएक्टेंट्स वाले जो साइड है वो क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं वापस से इसको रिएक्शन को क्या करूं, बैलेंस करूं। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं। हमारा जो ये लिवर है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरा लिवर। ये जो बैलेंस है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब अगर ये डायरेक्शन अपना शिफ्ट कर लेता है, ओरिजिनल इसको पोजीशन मान लेते हैं अगर यहाँ पर था, तो इसका जो न्यू पोजीशन है ये क्या करेगा भाई, ये हमारा जो है यहाँ पर चेंज कर लेगा, ये होगा इसका न्यू पोजीशन। तो अब ये किससे क्लोजर है, ये क्लोजर है हमारे रिएक्टेंट से, ये क्लोजर है हमारे रिएक्टेंट से। यहाँ पर सी प्लस स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो मुझे वैसे इसको काउंटर एक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेस कौन सी साइड अप्लाई हुआ, स्ट्रेस अप्लाई हुआ मेरा प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो मेरा रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन जाएगा मेरे रिएक्टेंट वाली साइड पे। रिएक्शन कौन सी साइड गया, मेरे रिएक्टेंट वाली साइड पे। इसका मतलब मैं कौन सी साइड इसको काउंटर एक्ट कर रही हूँ, काउंटर एक्ट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मुझे इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब मुझे बैलेंस जो है रिएक्शन का उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, हम इस पेन को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम एक इंग्लिश वर्ड है, इसको अगर हम लोग डिक्शनरी में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है टू बैलेंस, टू बैलेंस। तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे ऐसे रिएक्शन को मुझे इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि मुझे जो बैलेंस है वो वापस से मुझे मिल जाए। यही है बेसिस फॉर ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब इसके कुछ हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं। ये है मेरा पहला स्ट्रेस, अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने एक रिएक्शन लिया A प्लस बी फॉर्म C प्लस D, तो यहाँ पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहूँ तो मैं फर्स्ट कंडीशन ऐसा ले सकती हूँ कि मैंने C का कॉन्सेंट्रेशन C इज इंक्रीज्ड, मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे मैंने क्या किया है, स्ट्रेस अप्लाई किया है। तो अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरा स्ट्रेस अप्लाई हुआ है तो फिर मेरा डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन विल गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन will move towards reactant, move towards reactant। ठीक है, इसे हम लोग वापस से उस बैलेंस वाले केस से समझ सकते हैं। जब भी हमें ली शैटलियर्स प्रिंसिपल देखना है तो हमें हमेशा उस बैलेंस वाले केस को याद रखना पड़ेगा, उसी से हम लोग इजीली किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस यहाँ पर क्या किया है, मैंने सी को इंक्रीज किया है, इसका मतलब मैंने ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रेस अप्लाइड किया है, ये है मेरा स्ट्रेस। तो अगर ये मेरा स्ट्रेस है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी साइड जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो और जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये जो स्ट्रेस है उसको हम लोग काउंटर एक्ट कर सके। ठीक है, एक और कंडीशन देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर अब मैंने इंक्रीज किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड,
मतलब मैंने और ज्यादा रिएक्टेंट इसमें डाला है। तो अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा अब स्ट्रेस अप्लाई हुआ है कहाँ पर, रिएक्टेंट वाली साइड पर। यहाँ पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने अब स्ट्रेस अप्लाई किया है, ये है मेरा स्ट्रेस। तो अगर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो मेरा रिएक्शन कौन सी साइड में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इजी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें खाली देखकर ही हमें क्वेश्चन देखकर स्ट्रेस हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रेस है। तो नेक्स्ट स्ट्रेस है हमारा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर जानने से पहले ये 2 पॉइंट्स याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं। ये क्या है, हमारे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको हम लोग और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे गैसेस हैं दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल सब्सटेंसेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब जब प्रेशर की बात आती है तब हम लोग इस इनकम्प्रेसिबल या फिर कंप्रेसिबल वाला जो टर्म है इसको यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जब प्रेशर को यूज करेंगे तो यहाँ पर इस केसेस में रिएक्शन जो है द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम वो गाइड करेगा कि हमारे पास कितने ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम लोग एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये रिएक्शन है, सबसे कॉमन रिएक्शन N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। ये रिएक्शन हमने जब हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट की थी क्लास 11th में, ये शायद से वो फर्स्ट रिएक्शन था। ये रिएक्शन सबको याद है, बॉर्न-हीबर प्रोसेस का। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर मुझे देखना है, बॉयल्स लॉ जो कहता है, अगर मैं बॉयल्स लॉ को भी छोड़ दूं तो यहाँ पर इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एज प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये कंटेनर है, इजीली समझ लेते हैं, और ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन है और यहाँ पर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करूंगी, मतलब मैं ऊपर से प्रेशर दे रही हूँ, तो अगर मैं प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज करूंगी तो ये क्या होगा, ये पिस्टन मेरा नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन मेरा नीचे की तरफ जाएगा। और जैसे मेरा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, ये क्या कर रही हूँ मैं, प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, प्रेशर मैं अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर अप्लाइड। इसको डायरेक्शन को एरो हटा देते हैं ऐसे, प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आराम से हम लोग कर सकते हैं। अगर प्रेशर अप्लाई कर रही हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा, B इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, B इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर मान लेते हैं प्रेशर अगर मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, वापस से इस कंटेनर को बना देते हैं। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, यहाँ पर ये रहा मेरा कंटेनर और यहाँ था मेरा पिस्टन। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर अब मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो मेरा वापस से ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगी तो मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, जिसे हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, pressure is inversely proportional to V at constant temperature and number of moles, मतलब amount of gas हमारा constant होगा। अब वापस आते हैं इस वाले रिलेशन पर, हमारे इस रिएक्शन पर, N2 gas + 3H2 forms 2NH3। ठीक है, ये हमारा एट इक्विलिब्रियम पे है। अब इसको हम लोग एक कंटेनर में कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है मेरा एक कंटेनर में प्रेजेंट है, ये रिएक्शन मेरा एक कंटेनर में हो रहा है जहां पर मैंने ऊपर एक पिस्टन फिट कर दिया है, ये है मेरा पिस्टन। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे गैसेस मॉलिक्यूल्स है। इस रिएक्शन में इस कंटेनर के अंदर N2 के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अगर अब मैं देखूं रिलेशन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मेरे पास 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, ये 2 गैस के मोल्स हैं। यहाँ पर अगर देखूं, यहाँ पर कितने मोल्स है मेरे पास, टोटल 1 N2 का और 3 H2 का, मतलब यहाँ पर टोटल 4 मोल्स है, यहाँ पर टोटल 4 मोल्स
ऑफ N2 प्लस H2। ठीक है, ये गैसेस के मोल्स प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट में मेरे पास 2 मोल्स है और मेरे पास रिएक्टेंट में 4 मोल्स है। तो अब अगर मैं यहाँ पर पिस्टन को क्या करूंगी, नीचे की तरफ ढकेलूंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, प्रेशर इज इंक्रीज, अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मेरा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीज। तो अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो मेरे जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ n तो मेरा कांस्टेंट है, तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा यहाँ पर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की भीड़ जमने लग जाएगी। तो अब इस रिएक्शन को क्या करना है, इस रिएक्शन को उसे काउंटर एक्ट करना है, मतलब इस रिएक्शन को उस स्टेट में वापस जाना है जहां पर इसके पास ये जो भीड़ जो थी ये इन कंट्रोल थी या फिर ये भीड़ कम हो गई थी। तो इसको ये भीड़ कम करने के लिए ये क्या कर सकता है, ये अगर इस 4 मोल से इस 2 मोल 4 मोल्स ऑफ N2 और 3H2 को वापस से 2 मोल्स ऑफ NH3 कर दे तो फिर इसके पास क्या होगा भाई, इसके पास जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है, if reaction goes to the forward direction, if reaction goes in forward direction, goes forward, तो फिर तब क्या होगा, number of moles will decrease, goes forward, number of moles क्या होंगे, decrease होंगे, will decrease। तो ये हो गया मेरा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया मेरा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर कब काम करेगा, अगर मेरे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखूं तो अगर मेरे पास गैसियस हैं सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो ही मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देख सकती हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे कंप्रेस हो सकते हैं एंड एक्सपैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं केस, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो वॉल्यूम मेरा डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो उस भीड़ को, क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स और 2 मोल्स, यहाँ पर रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम, तो वो भीड़ को कैसे कम करेगा, जहां पर कम मोल्स होंगे उस साइड रिएक्शन को ले जाकर। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट वाली साइड मेरे कम मोल्स है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन एज प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वाइस वर्सा केस, क्योंकि वॉल्यूम अब इंक्रीज हो गया है तो अगर ज्यादा भी मेरे पास मोल्स होंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही प्रेशर, इफ प्रेशर, दूसरा वाला केस देख लेते हैं, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड वॉल्यूम इंक्रीजेस और रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्शन गोज बैक। ये केस हो गया फॉर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट स्ट्रेस है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, एक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है इन अ रिएक्शन, हीट जो है रिलीज होती है। तो उसे हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरा जो टेम्परेचर होगा आफ्टर द रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सराउंडिंग्स के जो टेम्परेचर होंगे, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं T2 और ये मान लेते हैं T1। तो यहाँ पर इसका अगर टेम्परेचर, अगर अंदर का मेरा रिएक्शन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेरा T1 है और ये मेरा T2 है, तो एज अ रिजल्ट जो T2 होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स विल बी हायर देन द टेम्परेचर इन द रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, इन द सिस्टम। ये है मेरा फॉर एक्सोथर्मिक, ये मेरा एक्सोथर्मिक का केस है। एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हम लोग बाहर से हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, बाहर से हीट जा रही है अंदर, तो एज अ रिजल्ट अंदर की जो हीट होगी, अंदर का जो टेम्परेचर होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ये हो गया मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जो एंथैल्पी होगी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट विल बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगी उसके लिए क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो अब अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं देखूं तो मान लेते हैं अगर मेरा कोई रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें अगर मैं अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, पहले से ही बाहर जो है टेम्परेचर हाई है, ऊपर से अगर मैं और टेम्परेचर इंक्रीज करूं और मैं इसको इंक्रीज करूं, अगर मैं T को और इंक्रीज करूं तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर जो है हीट और ज्यादा होगी।
तो मेरे पास जो रिएक्शन सिस्टम है उसके पास तो लो टेम्परेचर है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो रिएक्शन होगा कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन विल मूव टू द रिएक्टेंट साइड, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में मेरा जो है रिएक्टेंट वाला साइड है वो होता है मेरा हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और प्रोडक्ट वाला जो साइड होता है वो होता है मेरा लो टेम्परेचर पर। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर जो है वो यहाँ पर और ज्यादा मेरा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट अगर बाहर अगर मेरा जो हीट है वो ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन अपनी तरफ खींचेगा, एंड एज अ रिजल्ट मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो और तैयार होगा, जहां पर लो टेम्परेचर है उसको ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जाएगा। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो कहाँ होगा, मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको अच्छे से हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये रहा, for exothermic reaction as temperature increases the reaction moves in the direction of lower temperature, that is reactant side। लेकिन endothermic reaction में भी reaction move कर रहा है in the direction of lower temperature, लेकिन वो lower temperature कौन सी होगी, product side। इसको मैं और easily समझ सकती हूँ, इसको हम लोग और easily कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं अगर मेरे पास exothermic reaction है तो exothermic reaction में जो मेरा surroundings है it is already present in higher temperature। तो अगर उसमें मैं टेम्परेचर को और हाई करूंगी तो फिर क्या होगा, जो हीट है वो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो रिएक्शन है, जो मेरा सिस्टम है वो ऑलरेडी देख रहा है कि बाहर जो है हीट पहले से ही प्रेजेंट है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हीट रिलीज होगी, लेकिन बाहर पहले से ही उतनी हीट मौजूद है, तो एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा। दिस इज द केस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में मुझे हीट चाहिए टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो अगर मैं सराउंडिंग्स की हीट अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरा जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, और ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा टू टेक द रिएक्शन फॉरवर्ड। इसका मतलब वो बाहर से और ज्यादा हीट लेगा ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, मतलब फॉरवर्ड जो है रिएक्शन की तरफ जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो मेरा उतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंड एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम विल फेवर द रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब नेगेटिव रिएक्शन होगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये है मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज माय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो अगर मैं कोई इनर्ट गैस ऐड कर रही हूँ तो इनर्ट का तो मतलब ही है इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, नो पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, इन रिएक्शन। तो अगर ये पार्ट नहीं ले रहा है रिएक्शन में तो इसका क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से गैस वर्ड यूज किया है, तो हम लोग समझते हैं जो गैसेस है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, तो इसका भी इनर्ट गैसेस का भी कुछ पार्ट होगा इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो गैसेस पार्टिसिपेट कर रही है इन द रिएक्शन वही रिएक्शन गाइड करेंगी हमारा इक्विलिब्रियम कौन सी साइड जा रहा है, नॉट द अदर गैसेस हु आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। तो ये इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, सिर्फ स्पेक्टेटर्स, मतलब इनका कोई काम नहीं होता, ये सारे के सारे मेरे ऑडियंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी ऑन द इक्विलिब्रियम। लास्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेस इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो जब भी हम लोग कैटलिस्ट की बात सुनते हैं तो कैटलिस्ट से हमें याद आता है कि ये जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर हम लोग कैटलिस्ट का ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, रेट, मतलब कितना फास्ट जाता है रिएक्शन, फास्ट और स्लो, ठीक है, फास्ट और स्लो। यहाँ फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये क्या गाइड करता है, हमारे स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और स्पीड किससे आता है, स्पीड आता है हमारे काइनेटिक्स से,
ठीक है। स्पीड की बात जहां पे भी आएगी उसे हम लोग कहेंगे, उस ब्रांच को कहते हैं हम लोग काइनेटिक्स। लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम कंसिडर करता है ओनली विद द एनर्जी, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स से। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हम लोग एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी या फिर कॉन्सेंट्रेशन कौन सी साइड है, लेकिन कैटलिस्ट हमेशा काम किससे करता है कि वो कितनी ज्यादा स्पीड को इंक्रीज कर सकता है हमारे रिएक्शन की। तो अगर मैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करूं या फिर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये हो गए मेरे स्ट्रेसेस। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मेरा रिएक्शन है और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर सारे के सारे मेरे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और मेरा जो एंथैल्पी है इट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा एंडोथर्मिक, ये हो गया मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए एंड बी द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इज। तो मेरा फर्स्ट केस क्या है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगी तो क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन मेरा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्या करता है, ये बाहर से हीट को अब्सॉर्ब करता है। तो अगर बाहर का हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बाहर क्या होगा भाई, बाहर जो है एनर्जी वो लेस होगी, तो एज अ रिजल्ट अब्सॉर्प्शन भी क्या होगा, एनर्जी का कम होगा। तो अगर अब्सॉर्प्शन कम होगा एनर्जी का तो फिर मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी कम होगा, और रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन मेरा जाएगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। तो ए क्या होगा मेरा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, टुवर्ड्स रिएक्टेंट। ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ए और डी को हम लोग काट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट T। तो ये यहाँ पर जो N2 है, N2 यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। क्यों, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पर N2 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर या तो N2O4 है या फिर NO2 है, N2 नहीं है, तो फिर ये क्या है, मेरा एक इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस के ऐड करने पर इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। तो इस हिसाब से मेरा कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया है, पूरा का पूरा एक गैस फेज रिएक्शन है। यहाँ पर मेरा जो एंथैल्पी है इट इज नेगेटिव, इसका मतलब ये है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है मेरा एक्सोथर्मिक। ठीक है। मुझे क्या बताना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, ये बहुत ज्यादा एक हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी ग्रेटर देन 1 होगा, इफ k इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर एक कंसिडर कर, ये कंडीशन है, इफ k इज ग्रेटर देन 1 तो ये मेरा फेवर करता है प्रोडक्ट, ये मेरा फेवर करता है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म होगा देन द रिएक्टेंट्स। एंड इफ k इज लेस देन 1 तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा रिएक्टेंट होगा वो ज्यादा फेवर करेगा, रिएक्टेंट। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और ये हो जाएगा रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट। मतलब वो इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होने के बावजूद भी अगर k मेरा ग्रेटर देन 1 है तो फिर अगर मैं अमाउंट्स को देखूं तो प्रोडक्ट का अमाउंट इट विल बी ग्रेटर देन द रिएक्टेंट। ठीक है। तो अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। मुझे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये तो होना है क्योंकि मेरे पास ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, मेरा रिएक्शन जाएगा कौन सी साइड, रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे जा रहा है तो फिर ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मेरा डिक्रीज करेगा। रिएक्टेंट अब ज्यादा होने लगा है, तो अब ज्यादा होने लगा है तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी करेक्ट है क्योंकि इनर्ट गैस से कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। मुझे पता करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि इन सबको मुझे एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। रिएक्टेंट में मेरे पास मोल्स है यहाँ पर 3
और प्रोडक्ट में मेरे पास मोल्स है यहाँ पर 2। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगी तो फिर क्या होगा, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिस साइड मेरे कम मोल्स होंगे उसी साइड मेरा रिएक्शन जाएगा। तो यहाँ पर मोल्स कौन सी साइड कम है, प्रोडक्ट वाली साइड, तो फिर मेरा रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। तो लास्ट स्टेटमेंट ही मेरा इनकरेक्ट होगा एंड दिस विल बिकम आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या फिर यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। The equilibrium constant is large, suggestive of reaction going to completion and so no catalyst is required। तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कैटलिस्ट के बीच रिलेशन है यहाँ पर, लेकिन इक्विलिब्रियम और कैटलिस्ट मतलब काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यही बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी वजह से जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यूज भी चेंज होती हैं, क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्विलिब्रियम ये दिया हुआ है, रिएक्शन SO2Cl2 गैस फॉर्म्स SO2 प्लस Cl2, सारे के सारे मेरे गैस फेज में रिएक्शंस है, इज अटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज कंटेनर एंड एन इनर्ट गैस, यहाँ पर एडिशन हो रहा है इनर्ट गैस हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा है तो फिर कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम में, तो फिर नो चेंज वाले स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 एंड SO2Cl2 चेंजेस, नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। मोर क्लोरीन इज फॉर्म्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज रिड्यूस्ड, नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम तो चेंज होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हमें बताना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही है बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। When NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is left behind at equilibrium। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि कौन सा गैस फेज में है और कौन सा सॉलिड फेज में है या फिर लिक्विड फेज में है। तो फिर अगर मैं देखूं यहाँ पर NaNO3 को हीट करें, यहाँ पर NaNO3 जो है वो जनरली सॉलिड फेज में पाया जाता है। ठीक है, NaNO3 जो है मेरा वो सॉलिड फेज में है, इट इज हीटेड। तो अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। एनर्जी इज प्रोवाइडेड, एनर्जी इज प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पर हीट हो रहा है। तो अगर एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये होगा मेरा यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस विल बी आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर O2 इज लिबरेटेड, तो O2 क्या होगा मेरा गैस एंड NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड। NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड, तो लेफ्ट बिहाइंड तो इसका मतलब ये मेरा सॉलिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 एंड 2 यहाँ पर रहने देते हैं इसको बैलेंस का यहाँ पर, या फिर इसको कर ही देते, ये हो गया मेरा NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर NaNO2 को मैं ऐड करूंगी तो फिर मेरा रिवर्स रिएक्शन होगा। हम लोग सोचेंगे यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या देखना है, यहाँ पर गैसियस चेंजेस, गैसियस मॉलिक्यूल्स के चेंजेस देखने हैं, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे डू नॉट जेंटली टेक पार्ट इन द इक्विलिब्रियम प्रोसेस व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर NaNO2 भी अगर मैं ऐड करूं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है इक्विलिब्रियम वो कौन गाइड करेगा, इक्विलिब्रियम इज गाइडेड ओनली बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 which is present in gaseous phase। ये मेरा गाइड करेगा इक्विलिब्रियम, गाइड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे होते हैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, मेरा सॉलिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि अगर मैं NaNO3 को ऐड करूंगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, मुझे उतनी ज्यादा हीट या फिर उतना ज्यादा मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू फॉर्म द O2। ठीक है, तो यहाँ पर तो एनर्जी की कोई बात नहीं आ रही है, ऊपर से NaNO3 क्या है, मेरा सॉलिड है, तो फिर ये भी ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये भी मेरा गलत हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते थे यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये सही होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, और हीट अगर ज्यादा अब्जॉर्ब होगी तो फिर मेरा ये जो है, ये रिएक्शन है वो कौन सी साइड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देख लेते हैं, लास्ट स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। तो अगर अब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो मेरे पास क्या है भाई, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी, यहां पर मैं प्रेशर डाल रही हूं, प्रेशर अगर इंक्रीज करूंगी, प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, हाफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। हाफ मोल्स किसके, गैसेस की, क्योंकि गैसेस ही प्रेशर वाला काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर 0 मोल्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो फिर रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां पर मेरे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो ये क्या होंगे, रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये मेरा एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाता है हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, फॉर द गैस फेज रिएक्शन। इसका मतलब सारे के सारे मेरे गैसियस फेज में है। It is carried out in a vessel. The equilibrium concentration of C2H4 can be increased by, कैसे हम लोग C2H4 के concentration को हम लोग increase कर सकते हैं। इसका मतलब C2H4 कौन सी साइड है, मेरा reactant वाली साइड। तो मुझे उन conditions को देखना पड़ेगा जहां पर मेरा जो concentration of reactant है या फिर reverse reaction जो है वो increase हो रहा है। इसका मतलब equilibrium is favored in the reverse direction। ये डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव है तो it is an exothermic reaction। It is an exothermic reaction। ठीक है, देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो फिर ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। C2H4 मेरा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये मेरा रिवर्स रिएक्शन है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो अब सारे के सारे क्या है, मेरे गैस फेज में है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 1 + 1 2 मोल्स, और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर है 1 मोल, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगी, इंक्रीज नहीं कर रही मैं, डिक्रीज कर रही हूं, तो अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगी, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड जाएगा, जहां पर ज्यादा मोल्स है, क्योंकि अब ज्यादा जगह मेरे पास प्रेजेंट है। तो ये भी है, तो अगर ज्यादा मोल्स अगर कहां प्रेजेंट है, रिएक्टेंट वाली साइड, तो मेरा क्या होगा, C2H4 ज्यादा बनेगा, रिवर्स रिएक्शन इज फेवर्ड। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग सम H2। तो ये आ गया इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं H2 को रिमूव कर रही हूं तो फिर मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट वाली साइड है वहां पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो C2H6 है वो क्या करेगा भाई, वो जाएगा पीछे की साइड, ताकि थोड़ा सा H2 बन जाए। और अगर थोड़ा सा अगर H2 बनेगा तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा C2H4 भी बनेगा। तो ये भी है मेरा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। और लास्ट है मेरा एडिंग सम C2H6। तो अब मैं स्ट्रेस कहाँ अप्लाई कर रही हूँ, प्रोडक्ट वाली साइड में स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर मैंने C2H6 को ज्यादा दिया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे वाला केस हो जाएगा जो हमने पहले किया था। C2H6 यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर C2H4 + H2 यहाँ पर रहेगा। तो अब अगर इसको मुझे बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको, इस लीवर को इस साइड थोड़ा ढकेलना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करूंगी तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन है वो कौन सी साइड जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो C2H4 ज्यादा फॉर्म होगा। तो एडिंग सम C2H6 विल आल्सो सफाइस। यहाँ पर ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट आंसर। तो ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।